वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया था और आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सर्कुलर मोशन के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स पे। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं बोलूंगा लिखो, बताओ। चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, coin of mass 20 gram is placed over a rough horizontal circular disc. The coefficient of friction between coin and disc is 0.3. At what maximum distance the coin can be placed so that it does not skid away. ठीक है, और गिवन है the rotation speed of disc is 600 rpm. The rotation speed of disc is 60 rpm. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। उसने कहा कि एक कॉइन है जिसका मास है 20 ग्राम, जिसको हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क के ऊपर रखा है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज 0.3। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक कॉइन को रख सकते हैं ताकि कॉइन इस पे से स्किड ना करे, और रोटेशन स्पीड हमें डिस्क की दे रखी है 60 आरपीएम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहां हमने अपना कॉइन रखा है एट अ डिस्टेंस r। अब इस कॉइन पे देखिए फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं। सबसे पहले तो इस कॉइन का वेट mg लगेगा नीचे, दूसरा इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तीसरी चीज अब क्योंकि कॉइन सर्कुलर पे रखा है, सर्कुलर डिस्क पे रखा हुआ है, तो इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ मूव करने की, बाहर की तरफ गिरने की। उसी बाहर गिरती टेंडेंसी को अपोज करेगी फ्रिक्शन। कहां लग के? एक्सिस की तरफ लग के, सेंटर की तरफ लग के, और यही फ्रिक्शन हमें यहां पे नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहली बात है कि जो फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला है μn के बराबर, और n है यहां पे mg के बराबर। यही फ्रिक्शन फोर्स हमें नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगी, यानी कि mr ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए। सो mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू μmg, ये मास से मास कैंसिल हो गया। सो 20 ग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें। r इक्वल टू μg बाय ओमेगा स्क्वायर। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि यहां पे जो हमें ओमेगा है, जो ओमेगा गिवन है वो आरपीएम में गिवन है, जबकि ओमेगा की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा रेडियन पर सेकंड होती है। SI यूनिट उसकी रेडियन पर सेकंड होती है। तो हमें क्या करते हैं, ओमेगा जो हमें 60 आरपीएम गिवन है, इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताता हूं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पाई बाय 30 से। सो ये आ गया आपका 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी।
सिंस r इक्वल टू म्यू यानी कि 0.3, अब g हमको गिवन नहीं है तो g हम लगभग 9.8 लेके चल सकते हैं, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि 2 पाई का स्क्वायर, सो इट इज 0.3 9.8 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 9.9 के आसपास होती है, तो आप ये 9.8 और 9.9 को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। हमें अपनी टाइम बचाना है कैलकुलेशन का। वहां पे ध्यान दे दीजिए कि अगर 2-3 आंसर नियर बाय नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं, आप पाई स्क्वायर को नियरली 9.9 के आसपास मान सकते हैं। अगर वहां पे 2-3 आंसर नियर बाय नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 आंसरों में फर्क है, 2-3 आंसर काफी आसपास हैं, फर्स्ट डेसिमल सेकंड डेसिमल से समानता है, तब आप ये काम बिल्कुल ना करिएगा। तो मैं तो इसको कैंसिल करके ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.075 मीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं से 7.5 सेंटीमीटर तक रख सकता हूं ताकि ये गिरे ना। चलिए इसको नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद हम। Have you done? क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। चलिए, तो बड़ा सा क्वेश्चन है, समझा देता हूं एक बार में।
क्वेश्चन ये है कि एक आदमी एक सिलेंडर के अंदर खड़ा हुआ, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर खड़ा हुआ एक आदमी, और ये जो आदमी ये सिलेंडर की दीवार के साथ खड़ा हुआ है, सिलेंडर की दीवार से सट के खड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से हो गई है। तो सिलेंडर की दीवार से ये आदमी बिल्कुल सट के खड़ा हुआ है, और सिलेंडर की रेडियस जो है ये स्मॉल आर के इक्वल, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है। इस आदमी के कपड़े और सिलेंडर की दीवार के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बराबर है, रेडियस में आर दे रखी है। अब हुआ क्या कि अचानक से सिलेंडर का बेस रिमूव हो गया, सिलेंडर का जो बेस है वो हट गया, तो पक्की बात है आदमी के गिरने के चांसेस हो गए हैं। तो उसमें हमें बताना है कि सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सिलेंडर की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये आदमी नीचे ना गिरे। तो हमें सिलेंडर की मिनिमम रोटेशनल वेलोसिटी बतानी है, ओमेगा बताना है कितना, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके फोर्सेस क्या क्या लग रही है। सबसे पहले तो इस आदमी का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, रोटेशन के कारण इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी बाहर निकलने की, क्योंकि देखो कोई भी बॉडी अपने आप अपने मोशन को ना स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे। तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, तो इस बाहर जाने की टेंडेंसी के कारण ये आदमी इस बॉल पे, सिलेंडर की बॉल पे धक्का लगाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आप एक मैरी गो राउंड में बैठे हो, नहीं पता मैरी गो राउंड, अब एक गोल घूमने वाला झूला, उसमें अगर आप बैठे हो और वो जब वो जोर जोर से गोल गोल घूमने लगता है तो आप क्या करते हैं, हैंडल को टाइटली पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, नेचुरल टेंडेंसी होती है बाहर जाने की। आप उसे कस के पकड़े रहते हैं ताकि उड़ते हुए आप बाहर निकल जाए और लोग फिर आप झोले को छोड़ के आपको ना देखें, ठीक है जी। तो इस आदमी की भी यही नेचुरल टेंडेंसी है, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, तो ये इस कंटेनर की बॉल को पुश करेगा। अब कंटेनर की बॉल को पुश करेगा तो कंटेनर पलट के इस पे फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। बताया था मैंने कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है जी। अगर ये बेस पूरा हट जाता है तो वेट तो कोशिश करेगा आदमी को नीचे खींचने की, लेकिन उसके मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि उस आदमी के कपड़ों के बीच में लग रही है, कपड़ों और दीवार के बीच में लग रही है। सो सबसे पहले हम ये फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे बराबर होगी म्यू एन के बराबर। अब सवाल यह है कि एन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सिलेंडर लग रही है, टुवर्ड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर लग रही है। सो हियर एन प्रोवाइड centripetal force, here n provide centripetal force, यानी कि n बराबर हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के, n बराबर हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी हो जाएगी कितनी, म्यू mr ओमेगा स्क्वायर। ये आदमी तब तक नीचे नहीं गिरेगा, the man will not fall down जब तक कि इसके वेट को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करके रखेगा। तो इसको बराबर रख लेते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स के वेट को, ये मास से मास कैंसिल, हमें निकालनी है स्पीड। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन म्यू आर एंड ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय म्यू आर। लीजिए so this is the value of velocity जिसके लिए वो आदमी नीचे नहीं गिरेगा। जल्दी करेंगे,
चलिए हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ए, छोटा ए लिखिएगा, स्मॉल ए इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल ए इक्वल्स टू 15 मीटर per second square represents total acceleration of a particle moving in clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter, in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time, find the speed of the body. Find the speed of the body. तो ये आपके सामने देख लीजिए, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है और किसी भी इंस्टेंट पे a बराबर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका टोटल एक्सीलरेशन। अब टोटल एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया कि वो रेडियल टेंजेंशियल दोनों मिला करके है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद और रेडियस जो है सर्कुलर पाथ की वो 2.5 मीटर के बराबर है। सो हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी स्पीड बतानी है कितनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एक्सीलरेशन की कंपोनेंट करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सीलरेशन की कंपोनेंट करेंगे। तो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक 30 डिग्री के साथ होगा, ये होगा a cos 30 और दूसरा होगा ये a sin 30 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखें सो जो a cos थीटा है ये हमारा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो यहां पे जो a cos 30 होगा असल में यही हमारा रेडियल या फिर आप कहें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 15 हो गया, cos 30 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, √3/2 हो गई, और स्पीड निकालना वो था बॉडी की, तो ये हो जाएगा v²/r। तो v² तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15√3/2 इनटू रेडियस यानी कि 2.5, ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी जरा, डेसिमल हटाया बस नीचे, ये 5 चला गया, ये 2 चला गया, तो v² 75√3/4, तो 75 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 4। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, आगे लिखते हैं 75 को 7 3 से करा मल्टीप्लाई, 15 35 1 36 8 2 49 49 और 2 51 129.75 divided by 4. So this v² becomes कितना, 4 से करेंगे 2, फिर 3 या 30, फिर 9 बचेगा, 2 से करा 8, 1 17,
16, 15, 3, 12, 30, 7, 5। तो v स्क्वायर आ गया आपका 32.4375। अब इसका अंडर रूट ले लीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्पीड का। तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32.437। लगभग देखते हैं कितना आंसर है। 5 के आसपास बैठना चाहिए। लगभग 5.6 के आसपास बैठेगा। तो ये जो सवाल है ये आपका नीट का क्वेश्चन था। ये नीट 2016 का सवाल है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। रिलेटेड असाइनमेंट आपको इसमें मिल ही गए होंगे, तो उनको साथ साथ सॉल्व करते रहें। और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है असाइनमेंट से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं हमसे। जितने भी तरीके आपको बताए गए हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको नोट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे हमारे नए चैप्टर की तरफ, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। नया चैप्टर हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इसमें हम फोर्स और फ्रिक्शन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सो अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनर्शिया से। काइनेमेटिक्स में हमने बॉडी के मोशन को तो पढ़ा, बॉडी के मोशन को तो डिस्क्राइब करा, लेकिन हमने ये चीज नहीं पढ़ी कि आखिर बॉडी मूव करती है या वो क्या वजह है जिसके कारण बॉडी रेस्ट पे आ जाती है या रेस्ट में बॉडी मोशन में आ जाती है। हमने उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा नहीं की। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर किसी बॉडी को मूव करने के लिए हमें पुश या पुल करना पड़ता है, उस पुश या पुल को ही फोर्स कहते हैं बेसिकली। तो बिना पुश या पुल करे कोई बॉडी अपना मूव क्यों नहीं कर सकती? क्यों हमें उसे एक्सटर्नली पुश या एक्सटर्नली पुल करना पड़ता है? अगर मैं कहूं किसी टेबल को कि चल उठ यहां से वहां जाते जा, तो क्यों नहीं जाती? इसके पीछे जिम्मेदार होती है हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी, बेसिकली उसकी इनेबिलिटी, कि कोई भी बॉडी अपने आप खुद ब खुद बाहर से बिना किसी पुश बिना किसी पुल के अपने मोशन को चेंज नहीं कर सकती। कोई भी बॉडी, चाहे वो मैं ही क्यों ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना, जब तक एक्सटर्नल पुश एक्सटर्नल पुल नहीं मिलेगा मैं भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। और ये मेरी जो इनेबिलिटी
कमी है, इस कमी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। सो इनर्शिया सीधे शब्दों में डिफाइन करें तो इट इज द inability of a body, it is the inability of a body to change its state of rest or of motion by its own। अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी इनेबिलिटी को कहा जाता है क्या, इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया होता है दैट इज मेजर्ड बाय मास, दैट इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास ऑफ बॉडी। तो दुनिया में जिस बॉडी का जितना मास होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा ही होगा। सो ग्रेटर द मास ऑफ बॉडी, greater will be the inertia। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। तो भारी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा यानी कि उसकी इनेबिलिटी ज्यादा होगी मोशन ना करने की, और जो हल्की बॉडी होगी उसका इनर्शिया कम होगा। तो फिर आखिर कोई बॉडी किस तरह से कैसे मूव करती है, तो उसको समझाने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ प्रपोज करे थे विच आर नोन एज द न्यूटन्स लॉज। हम एक एक करके इन लॉ को पढ़ेंगे और एक एक करके इन लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। एज पर द डेफिनेशन चले, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है कि अ बॉडी रिमेन्स in its state of rest or of uniform motion unless it is compelled by an external unbalanced force। कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर कहें अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी कब तक, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होती, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अभी 2 मिनट में इसकी स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं, इसके मतलब क्या क्या आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज, कोई बॉडी अपनी रेस्ट स्टेट में या अपनी यूनिफॉर्म मोशन स्टेट में रहना पसंद करती है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। इसका मतलब कि दुनिया में फोर्स नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जो कि हर प्रकार के स्टेट चेंज के लिए जिम्मेदार होती है, चाहे वो किसी रेस्ट की बॉडी का मोशन में आना हो, चाहे वो किसी मूव करती बॉडी का रेस्ट में आना हो, या किसी बॉडी का चलते चलते अपनी डायरेक्शन को चेंज करना। तो दुनिया में हर प्रकार के स्टेट चेंज के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी जिम्मेदार होती है और उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है फोर्स। सो पहली बात, न्यूटन के पहले लॉ ने हमें एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। न्यूटन के पहले लॉ ने हमें एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया कि भाई फोर्स नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि दुनिया में हर तरह के स्टेट चेंज के लिए जिम्मेदार होती है, फिर चाहे वो स्टेट चेंज छोटे से छोटी बॉडी के हो, चाहे वो स्टेट बड़ी से बड़ी बॉडी के हो, ठीक है। पर इसी एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्वेश्चन जुड़ गया कि फोर्स की जरूरत पड़े क्यों, बिना फोर्स के कोई
बॉडी अपनी स्टेट को चेंज क्यों नहीं कर सकती? तो न्यूटन के पहले लॉ ने यहां से इनर्शिया के बारे में भी बताया। जब पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि फोर्स जरूरी ही होती है, बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता, बिना फोर्स के बॉडी रेस्ट में नहीं जा सकती, बिना फोर्स के बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो न्यूटन ने जवाब दिया कि भाई देख, दुनिया में ना हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है। अब सवाल ये उठता है कि इनर्शिया क्या? तो इनर्शिया यानी कि इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। तो न्यूटन के पहले लॉ ने इनर्शिया को भी डिफाइन किया। इनर्शिया क्या है? तो धीरे धीरे दुनिया ने मानना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, फोर्स की जरूरत होती है, बिना फोर्स के हम स्टेट चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन अब ये फोर्स कैसी होनी चाहिए, ये फोर्स किस प्रकार से होनी चाहिए? सो न्यूटन ने ये कहा कि वो फोर्स पहली बात तो एक्सटर्नल होनी चाहिए, मानेंगे ऐसी फोर्स हमेशा सिस्टम के बाहर से या बॉडी के बाहर से एक्ट करनी चाहिए, सो ओनली एक्सटर्नल। और दूसरी बात है अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज स्टेट। पहली चीज उसने बोली कि एक एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि ऐसी फोर्स जो बॉडी के बाहर से लग रही है, सिर्फ वही फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। बॉडी के अंदर से लगने वाली फोर्सेस, बॉडी के अंदर से लगने वाली फोर्सेस, सिस्टम के अंदर से लगने वाली फोर्सेस किसी भी हालत में स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। कैसे? इसे एग्जांपल आप समझिए। एक गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, जो आपके सबके घरों में अंदर होगा। तो उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर पे भरी जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, कभी चेक करना हो तो उसका नोजल खोल के देखना, वो गैस एकदम बहुत तेजी से बाहर आती है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेरे ख्याल से डबल या ट्रिपल प्रेशर पे भरी जाती है उस गैस को। अब उसके अंदर मॉलिक्यूल इतने जबरदस्त प्रेशर के कारण हाईली रैंडम मोशन होते हैं, हाईली रैंडम थर्मल मोशन में होते हैं। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और ये मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जब ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, उस सिलेंडर की वॉल से टकराते हैं, तो उस पर ये फोर्स लगाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल पहली बात संख्या में बहुत ज्यादा है, दूसरी बात ये बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। सो ऑब्वियस है कि इस कंटेनर पे, सिलेंडर की वॉल पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा फोर्स लगाने के बावजूद भी आपको उस सिलेंडर का मोशन खुद ब खुद होता हुआ नहीं दिखेगा। चाहे उसमें जितनी जबरदस्त प्रेशर से गैस भरी हो, पर आपको वो सिलेंडर खुद ब खुद मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने किचन में सिलेंडर रखा, आप टीवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो और अचानक सिलेंडर आपके सामने से सरकता हुआ चला गया। ऐसा शायद कभी किसी के साथ नहीं होगा, हुआ होगा तो भाई साहब पूजा करवा लेना। ठीक है जी, तो प्रेशर जहां जितना मर्जी रहे सिलेंडर मूव नहीं कर सकता। तो कारण यही था कि इंटरनल फोर्स भाई जितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, जितनी भी तेज क्यों ना हो, जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोशन को चेंज नहीं कर सकती, स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है अनबैलेंस फोर्सेस। तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं समझाने वाला, ये तो हर बच्चा समझता है। अनबैलेंस होनी चाहिए फोर्सेस, यानी कि बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्सेस, अगर एक से ज्यादा फोर्सेस बॉडी पे एक्ट करनी है तो उनका नेट, उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उनका नेट, उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो सिर्फ एक्सटर्नल यानी जो बॉडी के बाहर से लगती हैं और अनबैलेंस मतलब जो कैंसिल नहीं करती हैं, ऐसी फोर्सेस ही सिर्फ स्टेट को चेंज कर सकती हैं। ठीक है जी। चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम सेकंड लॉ पे आते हैं।
चलिए हो गया। सेकेंड लॉ में आएंगे इसके। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of its linear momentum and the momentum changes in the direction of applied force। किसी भी बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। यानी कि जितना ज्यादा किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा उतनी ही ज्यादा यानी कि उस पे फोर्स लग रही होगी। जितने ज्यादा तेजी से लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा मींस उतनी ही ज्यादा बॉडी पे फोर्स लग रही होगी। और ये जो मोमेंटम चेंज होगा ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में लगेगा। माने कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो अपने सेकंड लॉ से न्यूटन ने हमें फोर्स को नापना सिखाया। तो सेकंड लॉ ने हमको फोर्स की मेजरमेंट करना सिखाया कि आप फोर्स को मेजर कैसे करें। दूसरी बात, सेकेंड थिंग, अब फोर्स को मेजर करना है तो फॉर्मूला भी लगेगा। तो न्यूटन ने यहां पे फॉर्मूला दिया F इक्वल्स टू dP by dt। The force acting on a body is equals to the rate of change of linear momentum with time। So F equals to dP by dt। अब बच्चा ये फॉर्मूला देखता है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कहता है यार हमने तो सेकंड लॉ कुछ और पढ़ा था पर ये सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, है ना। हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा था बचपन में वो F इक्वल्स टू मां के इक्वल था। उस फॉर्मूले में तो मां आई थी पर यहां तो मां है ही नहीं, ये तो फॉर्मूला ही कुछ अलग है। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मास बॉडी का या सिस्टम का कांस्टेंट होता है। लेकिन इस रिलेशन में मास कांस्टेंट हो या ना हो, आप हर केस में, दुनिया के हर केस में से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला रिलेशन F इक्वल्स टू ma आप सिर्फ तभी लगाएंगे जब बॉडी का मास कांस्टेंट होगा। अब बच्चा कहेगा सर मास तो कांस्टेंट ही होता है, मास तो कभी चेंज भी नहीं होता। तो भाई ऐसा है कि आज तक आपने जितने केस पढ़े हैं उनमें मास कांस्टेंट है, दुनिया में हर जगह मास कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। आपने आज तक जितने केस पढ़े हैं फिजिक्स में उन सब में मास कांस्टेंट होता है। जितनी प्रॉब्लम आपने आज तक स्टडी करी उन सब में मास कांस्टेंट होता है। लेकिन असलियत में मास कांस्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं तुम्हें कम से कम ऐसे 50 एग्जांपल गिनवा सकता हूं जहां बॉडी का मास कांस्टेंट नहीं होता। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन देख लीजिए, जब एक रॉकेट को भेजा जाता है सो रॉकेट के अंदर फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल दिया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ला भैया 100 रुपए का डालना जरा चांद तक रहना है। मतलब ये समझ लीजिए कि रॉकेट के वजन का करीब 30-40% जो होता है वो फ्यूल के फॉर्म में ही
पूरे रॉकेट के वजन। तो जब ये रॉकेट ऊपर मूव करेगा फ्यूल बहुत तेजी से जलेगा, फ्यूल खत्म भी होगा, यानी कि रॉकेट का ओवरऑल मास ऊपर जाते हुए धरती से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब उस हालात में आप F इक्वल टू ma अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पे हमें F इक्वल टू dp/dt लगाना पड़ेगा। सो रॉकेट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो उसमें F इक्वल टू dp/dt इक्वेशन को लेके चलेंगे, ना कि F इक्वल टू ma लेके चलेंगे। इसी तरीके से जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल गर्मी का मौसम है, पानी के टैंकर वगैरह से सप्लाई हो रही है, तो पानी के टैंकर जब भी सड़क पे जाते हैं कि नल वगैरह, तो भाई साहब कभी होते ही नहीं जिंदगी में ठीक, तो ये पानी गिराते हुए चलता है पीछे। अब मान लो लेके चला 1000 किलो पानी, 1000 लीटर पानी चला लेके, वहां एंड तक पहुंचा तो वहां पर पानी 600 लीटर रह गया, 400 कहां गया, 400 वेस्ट हो गया सड़क पे गिर के। तो जब वो टैंकर मूव कर रहा होगा धीरे धीरे उसका मास डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि पानी भर गया। ऐसे हालात में भी हम F इक्वल टू ma को अप्लाई नहीं कर सकते, हमें F इक्वल टू dp/dt ही लगाना पड़ेगा। सो dp/dt मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया में हर केस में अप्लाई कर सकते हैं, बट F इक्वल टू ma सिर्फ मास कांस्टेंट होने पे ही अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ इसकी SI यूनिट ये भी हमें यहां से मिलती है। SI यूनिट होती है इसकी न्यूटन डिनोटेड बाय N। CGS यूनिट होती है डाइन, इसमें रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम्स। इसके अलावा कुछ अलग यूनिट भी होती हैं जैसे कि किलोग्राम फोर्स, जिसे आप kgf लिखते हैं। सो 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और इसी को CGS में अगर आप लिखेंगे तो ग्राम फोर्स gf से डिनोट करते हैं। लड़के से पूछना हो ये सुन के 1 gf is equal to 980 टाइम्स एंड ओवरऑल रिलेशन होता है 1 kgf is equal to 1000 gf। ठीक है जी। सो ये सेकंड लॉ है और इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताया। अभी थर्ड लॉ की बाकी है, लेकिन थर्ड लॉ की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं थर्ड लॉ के साथ और बाकी प्रॉपर्टीज के साथ। इसे नोट कर लीजिए पहले।